पड़ोसी देश बांग्लादेश इस वक्त एक बहुत ही बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। ढाका से लेकर सुदूर गांवों तक कई घंटों की बिजली कटौती हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा कोयला और गैस खरीदना बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। संकट की इस घड़ी में बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत से गुहार लगाई है अतिरिक्त बिजली और ईंधन की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों को भी बिजली सप्लाई करता है, बेचता है। भारत सिर्फ अपने विशाल ग्रिड को मजबूत नहीं कर रहा बल्कि पावर एक्सपोर्टर बनकर सालाना हजारों करोड़ रुपए भी कमा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत किन किन देशों को बिजली बेचता है, इससे भारत को सालाना कितनी कमाई होती है और नेपाल भूटान के साथ भारत का टू वे बिजली मॉडल कैसे काम करता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बेहद जानकारी वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिजली सिर्फ एक बुनियादी ज़रूरत है या फिर यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार अब बनकर सामने आया। जब बांग्लादेश अंधेरे में डूब रहा था, उसकी इकोनॉमी पर संकट आ गया तो उसकी पहली नज़र भारत की तरफ क्यों आई। लेकिन कहानी सिर्फ देखिए एक पड़ोसी की मदद तक सीमित नहीं रह गई है। भारत आज साउथ एशिया का पावर बॉस बन चुका है, जहाँ एक तरफ बिजली बेचकर अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरे क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा की चाबी भारत के हाथ में आ चुकी है। भारत की साइलेंट पावर डिप्लोमेसी का पूरा नक्शा आखिर क्या है, आपको बताते हैं। भारत की ऊर्जा कूटनीति में बांग्लादेश सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत भारत हर साल लगभग 2000 से 2650 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को बेचता है। भारत की कुल बिजली निर्यात कमाई सालाना लगभग माना जा रहा है 1.1 से 1.2 अरब डॉलर, यानी तकरीबन 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से ही आता है। सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक बार आपको वो बता देते हैं। पहले नंबर तो अडानी पावर गोड्डा प्लांट जो है झारखंड में, वो आता है। यहाँ से लगभग 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट पूरी तरीके से बांग्लादेश को बिजली देने के लिए समर्पित है। यहाँ से सालाना लगभग तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा सप्लाई होती है। दूसरे नंबर पर सार्वजनिक और अन्य निजी कंपनियां आती हैं, जैसे एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम और पीटीसी इंडिया, और 333 सेम्सकॉप आता है। जैसे कंपनियां भी लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स के तहत सप्लाई करती हैं। हालांकि हाल के दिनों में बांग्लादेश के वित्तीय संकट और बकाये भुगतान में देरी के चलते सप्लाई की निरंतरता पर कुछ दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। नेपाल के साथ भारत का बिजली व्यापार बेहद दिलचस्प और अनोखा है। इसे आप टू वे पावर मॉडल कह सकते हैं, जो मौसम और प्रकृति के चक्र पर चलता है। सर्दियों में जब हिमालय में बर्फ जम जाती है और नदियों का जलस्तर कम होने लगता है तो नेपाल के रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्लांट्स में बिजली का उत्पादन अचानक से गिर जाता है। अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए नेपाल भारत के पावर ग्रिड से बिजली खरीदता है। गर्मी और बरसात में जब हिमालयी नदियाँ उफान पर होती हैं तब नेपाल में क्षमता से ज़्यादा जो जल विद्युत बनता है और इस पर सबकी नज़र रहती है। इस दौरान नेपाल अपनी अतिरिक्त बिजली भारतीय पावर एक्सचेंज पर भारत को बेच देता है। हाल के सालों पर अगर हम देखें तो नेपाल ने भारत को हाइड्रो पावर बेचकर रिकॉर्ड राजस्व कमाया है, जिससे दोनों देशों की ऊर्जा ज़रूरतें बिना किसी रुकावट के संतुलित रही हैं। भूटान के साथ भारत का रिश्ता बिजली निर्यातक से ज़्यादा बिजली आयातक का भी बन चुका है, लेकिन यहाँ भी गणित मौसम के हिसाब से बदलता है। भूटान के लगभग सभी बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे कि चूखा हो गया, कुरचू है, ताला है और मंगदेचू है, भारत की वित्तीय और तकनीकी मदद से बने हैं। जब नदियों का बहाव तेज होता है, भूटान भारी मात्रा में बिजली भारत को एक्सपोर्ट करता है, जो भूटान के राष्ट्रीय राजस्व और जीडीपी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। जब नदियों का प्रवाह बहुत धीमा पड़ जाता है तब भूटान भी स्थानीय मांग बनाए रखने के लिए भारत के नेशनल ग्रिड से मामूली मात्रा में बिजली आयात करता है। अब बात करते हैं म्यांमार और श्रीलंका की। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि मणिपुर से सटी सीमा पर भारत म्यांमार के सीमावर्ती कस्बों को सीमित ट्रांसमिशन लाइनों से बिजली उपलब्ध कराता है। हालांकि यह राजस्व के लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद ही छोटा हिस्सा है, लेकिन इसका भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ये भी आपको समझाएंगे कि
ऐसा क्यों है? देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच बिजली ग्रिड को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे ट्रांसमिशन केबल बिछाने की योजना पर काम किया जा रहा है और इसके साथ ही मन्नार की खाड़ी हो गया, संपूर्ण सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी शेयरिंग पर बातचीत की जा रही है। भविष्य में माना जा रहा है कि श्रीलंका सीधे भारतीय ग्रिड से जुड़कर पीक आवर्स में बिजली खरीद और बेच सकता है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड हो गया, पश्चिम में मध्य पूर्व तक बिजली ग्रिड का हब बन सकता है, ये भी माना जा रहा है। जब एक देश में रात होगी तो दूसरे देश में दिन के उजाले से बनी सौर ऊर्जा को ग्रिड के जरिए वहां भेजा जा सकेगा। दक्षिण एशिया में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग इसी बड़े विजन की पहली मजबूत सीढ़ी मानी जा रही है। तो साफ है कि बिजली का यह व्यापार सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का सालाना कमाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की क्षेत्रीय ताकत, डिप्लोमेसी और ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। बांग्लादेश के संकट से लेकर नेपाल और भूटान के संतुलन तक भारत दक्षिण एशिया का पावर हब बनकर उभर कर दुनिया के सामने आ रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय एक देखिए गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी हो रही है, महंगी ईंधन की वजह से वहां घंटों बिजली गुल रह रही है और उसने एक बार फिर से भारत से अतिरिक्त बिजली की गुहार लगा दी है। लेकिन क्या आपने ये भी कभी सोचा है कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के पास इतनी बिजली कहां से आती है कि वो इन देशों को दे रहा है? पूरी ज़रूरतें पूरी करने के बाद पड़ोसी देशों को भी हज़ारों करोड़ रुपए की बिजली दे देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत कुल कितनी बिजली पैदा करता है? हमारी बिजली कोयले से कितनी बनती है, सूरज और हवा से कितनी, और न्यूक्लियर एनर्जी से कितनी? आइए इसे भी समझते हैं, क्योंकि ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बड़े आंकड़ों पर ज़रा हम नजर डालते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 540 से 550 गीगावाट के विशाल आंकड़े को पार कर चुकी है। आज से 10 से 15 साल पहले भारत में पीक आवर्स के दौरान बिजली की भारी किल्लत होती थी, लेकिन आज भारत का पावर डेफिसिट घटकर लगभग शून्य के करीब पहुंच चुका है। भारत का नेशनल ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े सिंक्रोनस ग्रिड्स के में से एक माना जा रहा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एक फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत यह बिजली बनाता कैसे है? भारत का एनर्जी बास्केट मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में देखिए बटा हुआ है। अब इनको आपको समझाते हैं कि कौन कौन से हिस्से हैं। पहला हिस्सा हो गया थर्मल पावर, कोयला और गैस। रीढ़ की हड्डी से माना जा रहा है कोयला। देखिए, भारत की कुल बिजली क्षमता में लगभग 42 से 44% कोयला आधारित थर्मल प्लांट्स का है। हालांकि जब बात वास्तविक 24/7 बिजली उत्पादन की आती है, तो आज भी देश की लगभग 65 से 70% बिजली कोयले से ही पैदा होती है, ये भी हमें भूलना नहीं होगा। गैस और डीजल की बात कर लेते हैं। लगभग 3 से 4% क्षमता गैस आधारित प्लांट से आती है, जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर पीक लोड संभालने में होता है। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर आ रहा है, क्योंकि ये सबसे तेज क्रांति भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन के मामले में इतिहास रचते हुए अपनी कुल क्षमता का 50% से ज़्यादा हिस्सा क्लीन एनर्जी में बदल लिया है। सोलर पावर की अगर बात करें तो भारत में लगभग 150% गीगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है। राजस्थान के भादला और गुजरात के खावड़ा जैसे सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में गिने जाते हैं। विंड पावर की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु और गुजरात के तटीय इलाकों में पवन चक्कियों से तकरीबन 56 गीगावाट बिजली पैदा की जा रही है। तीसरे नंबर पर आता है हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर्स। इन्हें भी समझना जरूरी है, क्योंकि जल विद्युत और हिमालयी नदियों और बड़े बांधों जैसे टिहरी, भाखड़ा नागल हो गया, जैसे लगभग 52 GW बिजली बनाती हैं। परमाणु ऊर्जा और कुडनकुलम और काकरापार और तारापुर जैसे न्यूक्लियर प्लांट से तकरीबन 8.8 गीगावाट बिजली मिलती है हमें, जिसे भविष्य में तेजी से बढ़ाने की भी योजना की जा रही है। इस पर विशेष फोकस रखा जा रहा। अब इतने विशाल उत्पादन और मजबूत ग्रिड के दम पर ही भारत आज अपने पड़ोसियों के लिए एनर्जी लाइफलाइन बना हुआ है। भारत बिजली बेच भी रहा है और अपने देश में कमी भी नहीं होने दे रहा है। भारत सालाना 1.1 से 1.2 अरब डॉलर, मैंने आपको बताया, कोई बिजली का निर्यात करता है। सबसे बड़े जो खरीदार हैं वो बांग्लादेश है। भारत हर साल इसे 2000 से 2650 मेगावाट बिजली देता है और इसी के साथ बांग्लादेश नंबर 1 पर आता है। दूसरे नंबर पर नेपाल आता है। मैंने आपको बताया कि सर्दियों में जब नेपाल की नदियों में पानी कम होता है तब भारत उसे बिजली बेचता है।
गर्मियों और मानसून में जब नेपाल के पास ज़्यादा पानी होता है तब नेपाल अपनी अतिरिक्त हाइड्रो पावर भारत को बेचकर मुनाफा भी कमाता है। यानी आयात निर्यात दोनों और फिलहाल के लिए नेपाल से चल रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ भूटान और अन्य देशों को हम देखें तो भूटान के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भारत की मदद से बने हुए हैं। गर्मियों में भूटान भारत को बिजली एक्सपोर्ट करता है और सर्दियों में ज़रूरत पड़ने पर भारत से लेता भी है। म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में भी ट्रांसमिशन लाइनों से बिजली दी जाती है, जबकि श्रीलंका के साथ समुद्र के नीचे केबल बिछाने पर बातचीत अभी चल रही है हमारी। भारत यहीं देखिए रुकने वाला नहीं है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी तैयार कर लेना। इसके अलावा भारत दुनिया को एक नया विजन दे रहा है। वो क्या है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। इसे शॉर्ट में ओसो वॉक कहा जा रहा है। इसका विचार है कि सूरज कभी नहीं डूबता। जब भारत या एशिया में दिन होगा तब यहाँ बनी सौर ऊर्जा को ग्रिड के जरिए उन देशों में भेजा जा सकेगा जहाँ रात है। दक्षिण एशिया में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग इसी बड़े ग्लोबल ग्रिड की पहली नींव मानी जा रही है। साउथ एशिया में प्रभाव की इस जंग में भारत ने बिना किसी टकराव के अपनी मजबूत पकड़ बनाई। जब किसी देश की बत्तियां आपके स्विच से चलती हैं तो रिश्तों की डोर अपने आप आपके हाथ में आ जाती है। क्या भारत का या पावर हब मॉडल भविष्य में चीन के प्रभाव को पूरी तरीके से काट पाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।